एक कार उनके गेट पर आकर रुकी तो उसने धीरे से खिड़की से जाकर देखा। कार के दरवाजे एकदम खुले और एक के बाद एक उसमें से 3-4 आदमी उतरे। कीर्ति ने अभी अभी लौटती हुई कार को फिर देखा। देर तक उसका धुआं हवा में लहराता रहा। इस आने और जाने के अरसे में ही इतना कुछ घट गया। पल भर में ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन घंटे भर में ही चहकते परिवार पर मुर्दाई सी छा गई। मेज़ पर पानी से भरे गिलास किसी ने छुए तक नहीं थे और यूं ही पानी से भरे पड़े थे। इतना अपमान कभी किसी ने सहा नहीं था। सभी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कमरे से बाहर नहीं निकली, उसने खिड़की से ही ये सब देखा था। उन लोगों का कार से आना और 1 घंटे बाद चले जाना। आने जाने में ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। बाबूजी अब तक टाई की गांठ कई बार बांध और खोल चुके थे। विमल बरामदे में बैठे उंगलियां बजा रहे थे। सासू माँ जी बैठी बैठी फर्श पर पड़ी दरारों को अपने पाँव से कुरेद रही थी। कमल चाबी का गुच्छा हिलाते खिड़की के पास खड़ा दूर कहीं शून्य में देख रहा था। सभी विचारों में डूबे उस घटना को मानो भूलने की कोशिश में लगे थे, ताकि उन्हें उस शर्मनाक एवं दुखद घटना के बारे में सोचने का मौका न मिले। पूरे परिवार को तनाव से घिरा देख कीर्ति चुपचाप रसोई में चली गई। सबसे पहले सन्नाटा तोड़ा था विमल ने। मैंने पहले ही कहा था, हमें सीमा के अंदर रहना चाहिए। आप लोगों ने जिस तरह कीर्ति के परिवार वालों से भीख मांगी थी, वह मैं भूला नहीं हूँ। भीख कैसी? हर लड़के के पिता की कुछ मांग होती है, इच्छा होती है। आखिर वह बेटे के ब्याह में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा तो कब करेगा? फिर हर लड़की का पिता जानता है कि उसे ये मांगे पूरी करनी ही है। मैंने क्या कुछ अनोखा किया है? बाबूजी दहाड़ उठे थे। कीर्ति सब्जी बना रही थी, पर उसके कान इधर ही थे। अचानक मन में कसक सी उठी और यादों की परतें खुलने लगी। उसे अपने सीधे साधे पिता पर उस वक्त बहुत क्रोध भी आया था। आखिर ये मजबूरी उन्होंने क्यों ओढ़ ली? आज विमल ने अपने पिता के सामने आईना रखने की हिम्मत कर ही ली। गर्व से तनी मूछें आज झुक गई थी। बेटे का पिता होना ये बहुत गर्व की बात समझते थे। इसी घमंड ने न जाने कितने इज्जतदार घराने की लड़कियों के पिता को आहत किया था। कीर्ति के बीए पास करते ही उसका ब्याह विमल से तय हो गया था। सब कुछ तय होने के बाद भी विमल के पिता रोज ही नई मांग पेश करते गए। उन्होंने बहुत चालाकी से काम लिया। पहले उन्होंने कीर्ति के पिता को चाशनी में डूबी अपनी बातों में जाल में फंसा लिया और फिर मंगनी हो जाने पर उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कीर्ति के पिता उनकी मांग पूरी करने को विवश थे, क्योंकि मंगनी हो चुकी थी। जग हंसाई वे सह नहीं सकते थे, इसलिए इस दलदल में धंसने के सिवा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। कीर्ति पिता की संपत्ति लेकर इस घर में आ गई, लेकिन उनकी दी गई संपत्ति कीर्ति के भाग्य में न आई। उसकी आंखों के सामने दहेज के उसके सारे सामान उसकी ननंद के ब्याह में दे दिए गए। उसका दिल तड़प उठा। इसी दहेज को जुटाने में उसके पिता कंगाल हो गए। उसके ससुर ने मुफ्त में मिले इन सामानों को कितनी आसानी से अपनी बेटी को दे दिया था। आज उसकी समझ में आ गया, बेटी का ब्याह बेटे के ब्याह के बाद क्यों किया जाता है। हाँ, विमल की आंखों में तैरती मजबूरी उसने देखी थी, पर वह भला क्या कर सकता था। पिता के रोब के आगे किसी की नहीं चलती थी। लड़की होने का दुख उसे सालता रहा। उसके जन्म के समय से ही माता पिता का आत्मबल घटता गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके माता पिता उस पर हिदायतों के बोझ लाते गए। फिर उसने बेटे का पिता होने की वजह से अपने चाचा का आत्मबल बढ़ते देखा। उनका पुत्र नमन अपने पिता का दाहिना हाथ था। पिता को दिनों दिन जिम्मेदारियों से वह आज़ाद करता गया। उनकी तुलना में दहेज के इंतज़ाम में जुटे अपने पिता की याद आते ही उसका मन रोने लगता। दोनों भाइयों की पर्सनालिटी में भी अंतर आ गया। अपने पिता की आर्थिक तंगी देख उसे अपने ससुर पर बेहद गुस्सा आता। जब वही सब कमल के होने वाले ससुराल वालों के साथ भी दोहराया जाने लगा, तो वह गुस्से में उफनती विमल के पास जा पहुंची। क्यों जी, आप लोग लड़की वालों की मजबूरी का इतना फ़ायदा क्यों उठाते हैं? द्रौपदी की चीर की तरह बाबूजी की मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। आप लोग अपनी मांग एक ही बार लड़की वालों के सामने क्यों नहीं रख देते? अगर वे आपकी मांग पूरी करने के काबिल नहीं होंगे तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जाल बिछाना सही बात नहीं है। आप बाबूजी को समझाते क्यों नहीं? बाबूजी को समझाना आसान नहीं है। उनके घमंड ने हम सब के वजूद को बोना बना दिया है। इस बार वे तगड़ी राशि ऐंठने के चक्कर में हैं।
जी, मैं भी समझ रही हूँ। इस बार के दहेज से वे छोटी ननंद की शादी करेंगे। दहेज की आने वाली रकम के रूप में 5 लाख रुपए कीर्ति के ससुर ने वसूल लिए थे। कीर्ति रसोई में चाय बना रही थी। तभी बरामदे में अम्मा जी भनभनाती हुई बाबूजी के पास पहुंची। क्यों जी, यूं ही जोड़ते तोड़ते रहेंगे या कुछ अपनी बेटियों के लिए भी सोचेंगे? आखिर उनके भाई की शादी है, उनकी चाह भी तो पूरी करनी होगी। ब्याह में पहनने के लिए उन्हें भी तो कुछ गहने चाहिए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ऐसा करो, बहू के साथ तुम जाकर गहनों का ऑर्डर दे आओ। कीर्ति भी सभी के साथ सुनार के पास गई। वहाँ पहुँचकर कीर्ति को महसूस हुआ कि मानो उसकी कोई अहमियत नहीं। उसकी सास अपनी और अपनी बेटियों के लिए बहुत देर तक ज्वेलरी पसंद करती रही, पर एक बार भी उन्होंने कीर्ति को कुछ भी पसंद करने के लिए नहीं कहा। बहुत देर तक वह ऐसे ही खड़ी रही और फिर सास की इजाज़त लेकर अपना कुछ सामान लेने के लिए पास की दुकान में चली गई। कीर्ति को बड़ा ताज्जुब होता कि दहेज के रुपयों को देख सभी अपनी अपनी सोच रहे हैं। नई दुल्हन के लिए भी गहने कपड़े खरीदने हैं, ये बात कोई क्यों नहीं सोच रहा। सिर्फ अपनी मांग की फहरिस्त तैयार करने में सभी लगे हैं। कमल के होने वाले ससुर ने अपनी पढ़ी लिखी लड़की को साजो सामान के साथ विदा करने का वादा किया था और नकद 5 लाख की एडवांस राशि वे पहले ही दे चुके थे। कीर्ति के ससुर की मोटी चमड़ी पर अब किसी दया रहम की बात का असर नहीं होता था। कमल भी बहुत खुश था कि पिता ने तो आज तक सुख सुविधा के सामान उसे दिए नहीं, लेकिन आज बिना मेहनत के ही दहेज के रूप में मुफ्त का माल हाथ आ रहा है। उस पर आने वाली बहू मुस्कान बेहद सुंदर और पढ़ी लिखी थी। कमल को अपनी किस्मत पर नाज होता। रात को खाने की मेज़ पर कीर्ति के ससुर जी ने कहा, एक बात मुझे समधी जी को फ़ोन पर कह देनी चाहिए थी कि मेरे बेटे के लिए चांदी का डिनर सेट भी होना चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा वहाँ खाना नहीं खाएगा। सभी खुश हो उठे थे, पर विमल से रहा नहीं गया। पापा प्लीज़, अब ये सब बंद करो। ऐसा लगता है मानो हम कटोरा लेकर उनसे भीख मांग रहे हैं। हमने कभी चांदी की कटोरी में कुछ खाया भी है कि आप डिनर सेट की बात कर रहे हैं? कीर्ति सिर झुकाए खाती रही। उसे अब खाने में मन नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह खामोशी से बर्दाश्त करते हुए खाती रही। उसे अपने ससुर की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे भिखारियों की बिरादरी में बिठा दिया है। तर्क वितर्क ने घर में एक हंगामा ही खड़ा कर दिया। इस बहस में विमल और कीर्ति एकदम अकेले पड़ गए। बाबूजी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे यही मौका होता है जब कोई भी लड़की का पिता इनकार नहीं कर सकता। बाबूजी ने खाना खत्म किया और कमरे में फ़ोन करने चले गए। विमल और कीर्ति भी अपने कमरे में चले गए। परिवार के बाकी लोग खाने की मेज़ पर बैठे ख्याली पुलाव पकाते रहे। सभी को इंतज़ार था एक सुखद सुबह का। रोज़ की तरह उस दिन भी सवेरा हुआ था, लेकिन बादलों में आज सूरज को अपने आंचल में छिपा रखा था। सभी को आज कमल के होने वाले ससुर के फ़ोन का इंतज़ार था। कुछ लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद आने वाली नकद राशि की तरह वे लोग पहले ही डिनर सेट भी घर पहुंचा दें। कीर्ति की छोटी ननंद पिंकी मचल उठी, पापा एक दिन मैं भी उसमें खाऊंगी। एक ही दिन क्यों बेटी, तुम उसमें रोज़ रोज़ खाना। आखिर कमल के दहेज में जो कुछ आएगा वह तो मैं तुम्हें ही दूंगा। बाबूजी ने जज्बाती होकर कहा। कमल उखड़ गया, मैं अपनी एक चीज़ भी किसी को छूने नहीं दूंगा। पापा को तुम्हारे दहेज के सामान खुद खरीदने होंगे। मैं विमल भैया नहीं हूँ। फिर तो उस बहस ने जंग का रूप ले लिया। एक दूसरे पर इल्ज़ाम खूब लगाए गए। कमल ने अपने पिता की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी माँ से कहा, आपने मुस्कान के लिए जेवर भाभी की पसंद से क्यों नहीं लिए? मुस्कान नए फैशन के गहने पहनेगी या आपकी पसंद के पुराने फैशन के? गहनों की खरीदारी में कलात्मक अभिरुचि का होना आवश्यक है। ये लो भाई, क्या कहने हैं मेरे सपूत के। अभी घर में पत्नी आई भी नहीं और तरफदारी अभी से शुरू हो गई। अम्मा जी चिढ़ गई थी। घर में इल्ज़ाम लगाने का एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। कीर्ति अपने कमरे की खिड़की से सड़क पर आती जाती कारों को देख रही थी। तभी एक लाल रंग की गाड़ी आकर बाहर के दरवाजे पर रुकी। कार के दरवाजे एक शोर के साथ खुले और एक के बाद एक उसमें से 3-4 लोग उतरे। उनमें से एक आदमी ने सिगरेट का आखिरी कश लेकर धुआं मुंह से छोड़ते हुए सिगरेट को नीचे फेंककर पैर से मसल दिया और फिर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कहा और बड़े ही डिसिप्लिन और तमीज़ तहजीब के अंदाज से चलकर दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजे पर नॉक किया
गाड़ी के रुकते ही घर में हलचल सी मच गई। घर के सभी लोग ताज्जुब में भी थे और थोड़ा थोड़ा खुश भी थे। उन्हें लगा शायद डिनर सेट आ गया है। फिर मन ही मन जैसे सब ने खुद से ही सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी डिनर सेट खरीद कर पहुँचाने भी आ गए। अम्मा जी और कीर्ति नाश्ते पानी के इंतज़ाम में लग गईं। पिंकी ने ट्रे में पानी के गिलास मेज़ पर रख दिए। बाबूजी जानबूझकर आंगन में टहलते रहे ताकि कुछ देर उन्हें इंतज़ार में बैठना पड़े। आखिर ये लोग लड़की वाले हैं। बाबूजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मेहमान बाहर बैठे इतनी देर से उनका इंतज़ार कर रहे थे, पर उन्हें इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी। अम्मा, अब बातें बंद भी करो। बैठक में अकेले बैठे मेहमान ऊब रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे हमारी तमीज़ के बारे में। कमल अपनी अम्मा पर बरस पड़ा। इतनी जल्दी है तो तू ही चला जा, बड़ा आया तमीज़ सिखाने वाला। अभी से ससुराल वालों की पैरवी कर रहा है। मूँछों पर दाव ताव देते बाबूजी ने कमल को एक झाड़ लगाई। कमल खिसियाकर रह गया। कीर्ति रसोई में पत्ता गोभी काट रही थी। वह अपना सारा गुस्सा पत्तों पर उतार रही थी। क्यों हम इन रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं? आखिर लोग इस बुरे रिवाज को ख़त्म करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? आज की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, फिर उनके साथ भी दहेज की चाह क्यों? पत्तों को वह यूं कतर रही थी मानो आज वह इस कुप्रथा को ख़त्म करके ही दम लेगी। वह अक्सर सोचती कि उसके पिता जैसे मजबूरी अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें डटकर इन लोगों का सामना करना चाहिए था। उन्होंने भी तो हिम्मत नहीं की। अगर आज के लड़के लड़कियां ही डटकर दहेज का रिवाज का बायकॉट करें तो फिर लोग अपने आप ही घुटने टेकने लगेंगे। काश कोई ऐसा कर पाता। मुस्कान भी अब कीर्ति बनकर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो जाएगी। लड़की होने का की सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा उसे भी। विमल में हिम्मत नहीं थी, पर कमल में हिम्मत होने के बावजूद वह दहेज की चाहत रखता है। जब एक दिन पिंकी के रिश्ते के लिए उसे किसी की देहरी पर सिर पटकना पड़ेगा, तब इस जिल्लत और बेइज्जती का दर्द महसूस करेगा। सब्ज़ी काटने के बाद वह बरामदे में आई, जहाँ से बैठक की बातें सुनी जा सकती थी। हवा के झोंकों से पर्दे हिलते तो अंदर का नज़र भी दिखाई पड़ता। उसे वहीं पर रुकना अच्छा लगा। बैठक में कुछ देर सभी चुनाव संबंधी बातें कर रहे थे। चुनाव की बातें कुछ लंबी होने लगीं तो विषय बदलकर मौसम पर आ टिके। कीर्ति को लगा दोनों तरफ के लोग अपनी बात शुरू करने के मंसूबे बांध रहे हैं। बेचैनी तो दोनों तरफ के लोगों को है, पर शुरुआत करने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है। अचानक मुस्कान का बड़ा भाई कुछ कहने को कसमसाया। उसने एक बार चारों ओर देखा, कहना शुरू किया, हम लोग अपनी मजबूरी बताकर आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। बाबूजी की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलने लगीं। क्या मतलब है आपका? शादी करनी है या नहीं? मुस्कान के भाई ने सविनय कहा। वही तो कहने आया हूँ, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। बाबूजी गुस्से से उफनते हुए खड़े हो गए। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है आपका? विवाह के दिन अब बचे ही कितने हैं? जब सब तय हो गया तो अब आखिर में आप रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बाबूजी नाराज़ ना हो, रिश्ता प्यार मोहब्बत से जुड़ता है, सौदेबाजी से नहीं। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती मांगों से अब हम थक चुके हैं। अब हमारी शक्ति नहीं रही। आपकी मांगों को अब हम लोग पूरी करने में काबिल नहीं हैं, क्योंकि ब्याह के बाद भी अगर यही सिलसिला रहा तो हमारी बहन की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आज से रिश्ता ख़त्म ही समझिए। बाबूजी को तो काटो खून नहीं। बेइज्जती और गुस्से से आंखें लाल हो गईं उनकी, पर मुंह से बोल नहीं फूटे। तभी दूसरा धमाका हुआ मुस्कान के छोटे भाई की ओर से। बाबूजी, हमने आपको एडवांस 5 लाख रुपए दिए थे, प्लीज़ वह लौटा दें, ताकि दीदी के लिए हम और कहीं रिश्ता तय कर सकें। बाबूजी ने उसे गुस्से से घूरा और फिर अंदर कमरे में आए। पिंकी ने घबराकर बाबूजी से पूछा, गहनों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, उनका क्या होगा? बाबूजी ने गुस्से में आकर अलमारी पर लात मारी। पिंकी सहम कर दूर जा खड़ी हुई। बाबूजी ने अलमारी से रुपए निकाले और बैठक में जाकर मेज़ पर रख दिए। आज उनकी मूछें नीची हो गई थी, शरीर की सारी शक्ति झुक गई थी। तभी दोनों भाइयों ने मिलकर रुपए गिनने शुरू किए। रुपए गिनने के बाद उन्होंने उन्हें अपने बैग में रखा और फिर सभी एक साथ ही खड़े हो गए। मुस्कान के बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी हमें माफ़ करें, अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आप भी 2 बेटियों के पिता हैं, हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं। सभी एक साथ अभिवादन करके बाहर निकले और अपनी गाड़ी में जा बैठे। गाड़ी जा चुकी थी और कीर्ति की समझ में नहीं आ रहा था
कि मुस्कान की फैमिली की हिम्मत की दाद दें या अपनी ससुराल वालों की इज्जत मिट जाने के दुख में रोए। उसे आज फिर अपने कमज़ोर पिता की याद आई। उसके ससुर बाबूजी का घमंड आज चूर हो चुका था। कीर्ति को लगा जैसे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शर्मिंदगी और ग्लानि से सभी के सर झुके हुए थे। ससुराल की इज्जत मिटते देख कीर्ति की आंखें भर आईं। उसे बाबूजी का व्यवहार पसंद नहीं था, पर कोई उन्हें बेइज्जत कर जाए ये भी वह सहन नहीं कर पा रही थी। सच तो ये था कि लड़की वालों ने अपनी तरफ से ना कोई गलत लफ्ज़ बोले थे, ना कोई झगड़ा किया था। वह तो बहुत प्यार और तहजीब से बात कर रहे थे। उनकी तरफ से भी कोई गलती नहीं थी। गलती तो आखिर कीर्ति के ससुर की ही थी। उसके आंसू निकलते रहे, पर परिवार के लोग पत्थर हो चुके थे। उसे अब यही सुकून था कि अब बाबूजी किसी लड़की के पिता को कभी परेशान नहीं करेंगे। बोझिल वातावरण को हटाने के मकसद से उसने मेज़ पर खाना लगा दिया। सभी मेज़ पर आ चुके थे। सभी को अपने बर्ताव का पछतावा भी था। कीर्ति इसी बात को सोचकर खुश हो उठी कि उसके ससुराल को ठोकर भले ही लगी हो, पर अब समझदारी भी आ गई है। आखिर यूं ही तो मिसाल नहीं बनी कि ठोकर लगकर ही अकल आती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।